हेलो एवरीवन, टॉप 5000 एसएससी जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा पूछे गए अभी हाल के एग्जाम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ट्रिगर्ड बाय द डिसाइसिव डिफीट ऑफ द नवाब्स कार्नेटिक फोर्सेस इन देयर कन्फ्रंटेशन विथ यूरोपियन पावर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्नाटक के नवाब की सेनाओं की यूरोपीय शक्ति के साथ संघर्ष में निर्णायक हार से उत्पन्न व्यापक भू राजनीतिक परिवर्तन को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। यानी कर्नाटक के नवाब जो थे वह यूरोपीय शक्ति के साथ जो संघर्ष हो रहा था उसमें उस संघर्ष के बाद क्या राजनीतिक परिवर्तन आए वो आपको बताना है इस ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस है, इसने स्वदेशी सैन्य संरचनाओं की प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया जिससे यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार से राजनीतिक प्रभुत्व की ओर रुख किया। तो ए इसका राइट आंसर है। आपने देखा कि कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज या यूरोपीय शक्ति यह समझ गए थे कि अगर भारतीय शक्ति को पराजित करना है तो उनकी बड़ी सेना के विरोध में अपनी एक अनुशासित सेना काफ़ी है। तो यूरोपीय शक्ति ने अपनी अनुशासित सेना को ज़्यादा तरजीह दी, ठीक है। और जो कंपनी था अब व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ गई, ठीक है। पहले कंपनी का काम था सिर्फ व्यापार करना, लेकिन व्यापार के साथ साथ अब राजनीति में भी प्रवेश करना शुरू कर दिया था। कब? कर्नाटक के द्वारा जो संघर्ष हुआ था यूरोपीय शक्ति का, उन सबों में यह सब जो कमियां थी भारतीयों की यह उजागर हो गई। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कथन है द ट्रीटी ऑफ पेरिस लिमिटेड फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया टू ट्रेडिंग पोस्ट ओनली। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक केंद्रों तक ही सीमित कर दिया। तो पेरिस की संधि 1763 में हुआ था। आपको याद है सप्तवर्षीय संधि हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच। इसी के बाद पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई थी जिसमें फ्रांस को भारत में केवल व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। तो पहला कथन तो सही है। सेकंड है, संधि के बाद फ्रांसीसी अब सैनिक नहीं रख सकते थे या अपने कारखाने को किलेबंद नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी सही है कि संधि का यह शर्त था कि सैनिक नहीं रख सकते थे और किलेबंदी नहीं कर सकते थे। यानी ए और बी दोनों कथन सही है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी तट पर स्थापित की गई? आपको पता है अंग्रेजों ने सबसे पहले 1608 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसके द्वारा? जहांगीर के परमिशन से, ठीक है। लेकिन हुगली नदी तट पर पूछा गया तो हुगली नदी तट पर 1651 में हुगली में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। कलकत्ता की स्थापना की गई कब? 1690 में। 1690 में हुगली नदी के तट पर कोलकाता की स्थापना की गई और 1700 में फोर्ट विलियम बनाया गया। अभी भी है फोर्ट विलियम 1700 में बना। कलकत्ता की स्थापना जॉब चॉर्नोक ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, हुगली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर वाज रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। लगभग किस वर्ष रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था, 2 बार। पहली बार 1757 से 60 के बीच, दूसरी बार 1764 से 1767 के बीच। ऑप्शन में 1764 राइट आंसर होगा, सी। याद रखिएगा, क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की थी। बंगाल में द्वैध शासन यह 1765 में लागू किया गया था, 1765 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। व्हाट ट्रेजिक इंसिडेंट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन 1774। 1774 में रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में कौन सी दुखद घटना घटी। तो ऑप्शन है, उनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया गया, या उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु, इसकी मृत्यु हुई थी 1774 में। क्लाइव की मृत्यु 1774 में हुई थी। वह भारत से अकूत धन कमाया था, अकूत धन कमाया। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद ब्रिटिश संसद ने उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया। मानसिक तनाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी विजय थी। ऑप्शन है, अंबूर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, या प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज है वह एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वह पराजित हुए। सिराजुद्दौला, इस समय जो गवर्नर थे वह क्लाइव था। क्लाइव इस समय गवर्नर था। ठीक है। अंबूर का युद्ध फ्रांसीसी बनाम अंग्रेज के बीच हुआ था। यह हुआ था 1749 में। 1749 में इसमें फ्रेंच और इंग्लिश लड़े थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। यह फ्रांसीसी पर निर्णायक जीत हुआ था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह 1775 से 82 के बीच हुआ था। 75 से 82 के बीच। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। द बैटल ऑफ बक्सर टूक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको पता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अंग्रेज के विरुद्ध कौन कौन थे? तो अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह। अब इस पर सवाल पूछा जाता है, बंगाल के नवाब कौन थे? तो ये थे मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय थे। तो प्लासी के युद्ध के बाद यह दूसरा निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेजी शक्ति भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है 1764। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अलीवर्दी खान के बाद उनका नाती बना था, नाती सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान का नाती था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो कि प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ, प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। किसके कारण? तो इसमें मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था।
इसके गद्दारी के कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। तो डी इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इंडेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसके लिए हुई थी सालवाई की संधि। कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच। 1775 से 82 के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठों को सॉल्सेट द्वीप दिया था। अंग्रेज ने मराठों को सॉल्सेट द्वीप दे दिया था। ठीक है। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। ठीक है। बेइसन की संधि, बसेन की संधि, इसे बसीन की संधि कहा जाता है, 1802 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तो ये डेट याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है, सालबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वार फाउट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपको पता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज, मराठे और निजाम इन तीनों की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। तो यह 1790-92 को हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। तो इस पराजय के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा। साथ ही इसके 2 पुत्र बंधक बना लिए गए। 2 पुत्र को बंधक बना लिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध। टोटल 4 आंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। पहला 1767-69 में, सेकंड 1780 से 84 के बीच, 1780 से 84 के बीच। थर्ड हो गया 1790-92 और 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु वाज इन द कंबाइंड फोर्सेस दैट अटैक टीपू सुल्तान इन 1792? द मराठा, द निजाम ऑफ हैदराबाद, द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1792 में टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने वाली संयुक्त सेना में कौन शामिल थे? मराठा, हैदराबाद का निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन तीनों की संयुक्त सेना ने किस पर? टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया था, जिसमें टीपू पराजित हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सेम क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अगला सवाल, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द एलाइड इंडियन रूलर्स। सहायक संधि प्रणाली में सहयोगी भारतीय शासकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त थी? ऑप्शन है, स्वतंत्र सेना बनाए रखने की अनुमति, दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य था, अन्य संधियों में प्रवेश के लिए स्वतंत्र थे और राजस्व देने की आवश्यकता नहीं थी। तो आपको पता है सहायक संधि प्रणाली सब्सिडरी अलायंस है, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। वेलेस्ली ने इसे 1798-1805 इसका टाइम पीरियड है। तो यह नीति वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें यह शर्त रखा गया था कि भारतीय शासक को अंग्रेजी सेना रखनी होगी। अपने दरबार में मस्ट कीप ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन कोर्ट। दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। ठीक है।
यूरोपीय शक्तियों से संधि नहीं कर सकते थे, ठीक है, और उनकी स्वतंत्र कोई विदेश नीति नहीं थी। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिंग फेंसिंग पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों के द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रिंग फेंसिंग जो पॉलिसी है वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है विलय करके क्षेत्र का विस्तार करना, व्यापार का आर्थिक शोषण करना, रक्षा के लिए वफर राज्य बनाना, प्रत्यक्ष शासन लागू करना। तो सी इसका राइट आंसर है। जो रिंग फेंसिंग पॉलिसी है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 से लेकर टाइम पीरियड इसका 1785 के बीच है। तो इसने सुरक्षा के लिए आसपास के राज्यों को वफर राज्य के रूप में बनाया गया। तो सी इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किस वर्ष अवध के नवाब को अपने आधे से अधिक क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए मजबूर किया गया था? तो यह था 1801 में। 1801 में अवध के नवाब थे सआदत अली खान, ठीक है। सहायक संधि के शर्त के अंतर्गत, सहायक संधि के शर्त के अनुसार इन्हें अपना आधा से अधिक राज्य कंपनी को देने पड़े थे, ठीक है। 1856 में अवध का पूर्ण विलय कर दिया गया। पूर्ण विलय हो गया किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। तो डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था। कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और यह भी एक बड़ा कारण था 1857 के युद्ध का, 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण था। तो याद रखिए बी इसका राइट आंसर है 1801। अगला सवाल है, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। पहला है एंग्लो रूसी प्रतिद्वंदिता, सेकंड है सहायक संधि 1839, और सर चार्ल्स नेपियर, सिंध नदी और 1832 की संधि। 5-5 है, थोड़ा टफ है। एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो रूसी प्रतिद्वंदिता, तो इसमें क्या हुआ था? ब्रिटेन का प्रभाव जो है विस्तार हेतु प्रेरित किया गया। तो ए का 5th हुआ, पहला ही हो गया आंसर। ए का 5th, बी का दूसरा, सिंध सहायक संधि जो कि सिंध के अमीरों पर थोपी गई। सर चार्ल्स नेपियर सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। आप चेक कर लीजिएगा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल कथन और कारण के प्रश्न है। सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध के विलय को नैतिक और कानूनी आधार पर उचित ठहराया। सर चार्ल्स नेपियर जस्टिफाई द एनेक्सेशन ऑफ सिंध ऑन मोरल एंड लीगल ग्राउंड्स। तो पहला कथन, नेपियर ने सिंध विलय को नैतिक या कानूनी आधार पर उचित नहीं ठहराया था, बल्कि नेपियर का मानना था कि यह अनुचित है, यानी पहला कथन गलत है। सेकंड है, उन्होंने इसे एक उपयोगी मानवीय दुष्टता का कार्य बताया। यह सही है। नेपियर ने सिंध विलय को ए वेरी एडवांटेज ह्यूमन पीस ऑफ रीएस्केलिटी, यानी एक लाभदायक मानवीय किस्म की बदमाशी कहा है। मानवीय किस्म की बदमाशी कहा है। इंग्लिश में है ए वेरी एडवांटेजियस ह्यूमन पीस ऑफ रीएस्केलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। तो सी इसका राइट आंसर है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिंध वाज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। किस वर्ष सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लिया था? अब आप देख रहे हैं सिंध से लगातार सवाल पूछे गए हैं। तो 1843 में
1843 में चार्ल्स नेपियर, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, नेपियर ने मियानी की लड़ाई में मियानी की लड़ाई में सिंध को जीतकर मिला लिया था। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द ईयर वाज सतारा एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किस वर्ष सतारा को लैप्स के सिद्धांत के तहत अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को 1848 में सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। हड़प नीति, जिसमें से पहला राज्य बना था सतारा। इसके अंतर्गत यह नियम था कि जिस राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, कोई उत्तराधिकारी स्पष्ट नहीं है, तो उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला राज्य था सतारा। 1848 में सतारा को मिलाया गया। जैतपुर को 1849 में जैतपुर को, संभल 1849 में ही मिलाया गया। 1852 में उदयपुर को, और सबसे इम्पोर्टेंट 1853 में झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिला लिया गया था। तो राइट आंसर हो गया डी 1848। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वर डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। सेम सवाल, कौन सी नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाई गई थी। तो यह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी की द्वारा बनाई गई नीति थी, जिसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 56 के बीच था। बाकी सारी डिटेल्स पहले भी बता रखा है, तो ए इसका राइट आंसर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। किस गवर्नर जनरल के अधीन सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। पैरामाउंटेसी की जो पॉलिसी थी वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच भारत में ब्रिटिश सत्ता का सर्वोच्च रहा था। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या पैरामाउंटेसी के नीति के अनुसार ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च है और भारतीय राज्य उसके अधीन है। यह पॉलिसी थी, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्राइमरली इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन विच टू डिस्टिंक्ट एरियाज। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के प्रशासन में मुख्यतः किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन किया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश संसद का भारतीय मामलों में पहला हस्तक्षेप शुरू किया गया। इसने कंपनी के शक्ति पर अंकुश लगाना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल, घरेलू, संवैधानिक और प्रादेशिक, दो प्रमुख परिवर्तन किए गए। घरेलू के अंतर्गत ब्रिटेन में कंपनी के प्रबंधन में बदलाव किया गया। ब्रिटेन में कंपनी के प्रबंधन में बदलाव किया गया। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण किया जाने लगा। ठीक है, प्रादेशिक यानी टेरिटोरियल में भारत में कंपनी के शासन में बदलाव किया गया। कहाँ? भारत में। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें अब गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, व्हाट चेंज डिड द रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिंग द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर पद में क्या परिवर्तन किया। आप देख रहे हैं सेम पिछले क्वेश्चन पर आधारित है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर पद का बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल विथ काउंसिल, गवर्नर जनरल में इसे बदला गया।
जिसमें 4 सदस्यीय परिषद की व्यवस्था की गई, 4 मेंबर काउंसिल की व्यवस्था की गई। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है। तो जो परिषद बना था 4 मेंबर काउंसिल, इसका पर्पस यही था कि गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत से ही कोई काम करना होता था। अपने मन से अकेले अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे। यह शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785। 1773 से 85 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हम कई बार जब भी हम सवाल डिस्कस करते हैं तो टाइम पीरियड जरूर बताते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स, जिसका टाइम पीरियड 1773 से 85 के बीच था, 12 वर्ष तक शासन किया था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इंग्लैंड जब ये लौटे थे तो इन पर महाभियोग लगाया गया था। एडमंड बर्क ने महाभियोग चलाया था। हालांकि यह बरी हो गए थे, इम्पीचमेंट किया था, वो बरी हो गए थे। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कार्य था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती थी? तो यह नागरिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करती थी। सी इसका राइट आंसर है। इसमें 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। ठीक है। इसका कार्य क्या होता था? तो इसका कार्य कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख करना होता था। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरी शासन प्रणाली को अपनाया था। दोहरी शासन प्रणाली को अपनाया, जिसमें एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि सरकारी नियंत्रण करता था, सरकारी, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के मामलों की देखरेख करता था। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, सी इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक। पिट इंडिया एक्ट 1784 क्रिएटेड ए 6 मेंबर बॉडी कॉल्ड द टू सुपरवाइज कंपनी पॉलिटिक्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी की राजनीति की निगरानी करने के लिए डैश नामक 6 सदस्यीय निकाय बनाया था। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह 6 सदस्यीय मेंबर जो था वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके अंतर्गत राज्य सचिव, वित्त मंत्री और 4 सदस्य होते थे। राज्य सचिव, वित्त मंत्री और प्लस 4 मेंबर होते थे। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यह सैन्य के साथ साथ नागरिक मामले का नियंत्रण करता था, नागरिक मामलों को देखता था। तो ए इसका राइट आंसर है। अंडर पिट्स इंडिया एक्ट व्हाट रिस्ट्रिक्शन वाज प्लेस्ड इन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और परिषद पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया था? तो अगला ऑप्शन है, नागरिक कानून पारित नहीं कर सकते थे, बहुमत के बिना आदेश जारी नहीं कर सकते थे, बिना अनुमति के युद्ध घोषित करने पर प्रतिबंध था, और 5 वर्ष बाद इस्तीफा देना अनिवार्य था। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल और परिषद पर बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति पर युद्ध घोषित करने पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि कंपनी के अधिकारी जो थे अपने स्वार्थवश युद्ध छेड़ते थे। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया, सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है।
What was one major provision introduced by the Pitt's India Act of 1784 concerning the Court of Directors? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संबंध में कौन सा प्रावधान किया गया था? अब आप देखें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कितना सवाल पूछा गया, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नागरिक और सैन्य मामलों में सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट इन सिविल और मिलिट्री। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पूछा गया है। हाँ, तो ये नागरिक और सैन्य मामले देखते थे, इसके लिए उत्तरदायी थे, और यह शेयर धारकों के प्रति जवाबदेह थे। शेयर धारक के प्रति जवाबदेह थे, जवाब देना होता था। साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वह ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह थे, ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, मतलब ब्रिटिश सरकार को उस पर जवाब देना होता था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। हाउ डिड पिट इंडिया एक्ट कंट्रीब्यूट टू यूनिफाइंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एकीकृत करने में कैसे योगदान दिया? ऑप्शन है, गवर्नरों को स्वतंत्रता देकर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके, गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी पर सर्वोच्च बनाकर, या नागरिक और सैन्य विभागों का विलय करके। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गवर्नर जनरल सुप्रीम ओवर प्रेसिडेंसी। गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का सर्वोच्च बना दिया गया, यानी मद्रास और बम्बई इनके अधीन हो गए, गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, इससे भारत में एकल प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया गया, इससे एकल प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया गया। पहले तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, तो अब क्या किया, तीनों प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद जरूर रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। व्हाट लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम इन एट्रीब्यूटेड टू पिट इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट का दीर्घकालिक प्रशासनिक परिणाम क्या माना जाता है? तो ऑप्शन है, भारत को सैन्य क्षेत्र में विभाजित किया, कंपनी को पूर्ण स्वतंत्रता दी, कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया। तो सी इसका राइट आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कंपनी जो कि ताकतवर होती जा रही थी, वह अब ब्रिटिश संसद के अधीन हो गई थी। 1858 में कंपनी को पूरी तरह से सरकार के अधीन बना दिया गया, सरकार के अधीन बना दिया गया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो कंपनी पर अंकुश लगना शुरू हुआ था, वह 1858 में कंपनी के शासन पर यह समाप्त हो गया। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गवर्नर जनरल पॉलिसी इज करेक्टली मैच्ड? यानी गवर्नर जनरल और उसके पॉलिसी को मैच करना है। ठीक है, पहला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, अच्छा सही मेल खाता है। अच्छा, किसके साथ सही है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स विस्तार विरोधी, मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स फिस्कल कंजर्वेशन, लॉर्ड वेलेस्ली इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट साम्राज्यवादी विजय, हेनरी डुंडाज अपोज चार्टर रिन्यूअल, हेनरी डुंडाज चार्टर नवीनीकरण का विरोध। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली इंपीरियलिस्ट कॉन्क्वेस्ट। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड था 1798 से 1805 के बीच, 1798 से 1805 के बीच। तो इसे सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सहायक संधि, इंपीरियलिस्ट कॉन्क्वेस्ट। सहायक संधि के माध्यम से इसने आक्रामक विस्तार किया था, इसी कारण से इसे इंपीरियलिस्ट कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे रिंग फेंसिंग पॉलिसी के लिए जाना जाता है,
रिंग फेंसिंग पॉलिसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। ठीक है। थर्ड है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली तो हो ही गया। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स पारामाउंटेसी की अभिलेखी जो पॉलिसी है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, पारामाउंटेसी सर्वोच्चता, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि गवर्नर जनरल ही सर्वोच्च हैं। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। और वेलेस्ली को नवाब ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, टाइगर ऑफ एम्पायर। वेलेस्ली को टाइगर ऑफ एम्पायर कहा जाता था। हेनरी डुंडास। हेनरी डुंडास कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। अलेक्जेंडर रीड ने इसकी शुरुआत की थी। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, इन दोनों के सहयोग से रैयतवाड़ी को शुरू किया गया था। पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया था 1820 के दशक में। इसकी खासियत थी कि सीधे किसान से रैयत लिया जाता था। जो राजस्व है वह सीधे किसान से वसूली जाती थी। तो राइट आंसर क्या है? टॉमस मुनरो, बी इसका राइट आंसर है। इस समय टैक्सेशन की 3 प्रणाली थी, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त, जो कि 1793 में शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। दूसरा रैयतवाड़ी रीड एंड मुनरो के द्वारा। एंड थर्ड था महालवाड़ी व्यवस्था होल्ट एंड मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, होल्ट और मैकेंजी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम एंड पर्सन हु डिवाइस इट इज करेक्ट। अच्छा, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, देखो अभी अभी सवाल आ गया। महालवाड़ी व्यवस्था होल्ट एंड मैकेंजी, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो दोनों सही है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में होल्ट एंड मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी 1 and 2 बोथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था? अभी सारे सवाल किए थे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, अभी अभी पढ़ा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। इसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई का मतलब होता है कि जमींदारी को, जो जमींदार होते थे उन्हें हमेशा एक फिक्स राजस्व जो है वह अंग्रेजों को देना होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी 1793। द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 प्राइमरली एम्ड टू। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना, जो कि पॉसिबल नहीं था। राजस्व के लिए वफादार जमींदार बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि यह राजस्व फिक्स था, तो उससे ज़्यादा जो भी उपज होता था वह जमींदार का हो जाता था। और जमींदार क्या करते थे? वह शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे। तो इसके कारण से जो जमींदार जो होते थे वह वफादार होते थे अंग्रेजों के लिए। बी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द 18th सेंचुरी वाज री इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कथन कारण के प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेश किया गया। बिल्कुल सही है।
ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में लगाया गया। इसी पुनर्निवेश के बाद से ही औद्योगिक क्रांति हुआ। द कैपिटल वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इंस्टेड ऑफ द फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी। पूंजी मुख्यतः सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारी और उद्योगियों के नियंत्रण में थी। तो यह भी कथन सही है। ब्रिटेन में जो अभिजात वर्ग थे उनके पास पूंजी एकत्रित नहीं हुई थी, बल्कि चूँकि औद्योगिक क्रांति हुई थी तो व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास पैसा जो था वह सबसे ज़्यादा संकेंद्रित हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप भारत का धन जो है वह ब्रिटेन में काफ़ी तेज़ी से गया। इसे ही ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया है। भारत का धन तेज़ी से ब्रिटेन की तरफ जाना शुरू हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कास्ट डेटा वाज रेगुलरली कलेक्टेड इन डेनियल सेंसस फ्रॉम 1881 टू डैश। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जाति संबंधी डेटा 1881 से तक प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना में नियमित रूप से एकत्रित किया गया। तो ब्रिटिश जनगणना और जाति 1881 से 1931 तक जातिगत जनगणना प्रत्येक हर 10 साल में जाति संबंधी डेटा एकत्रित किया जाता था। 1941 में इस जनगणना को बंद कर दिया गया। तो याद रखिए 1931 तक यह जनगणना किया गया था, जाति आधारित जो जनगणना होती थी। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1858। पहला है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। सेकेंड है द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई। तो आपको पता होगा 1857 के बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाता था। तो पहला कथन सही हुआ। सेकेंड है ब्रिटिशों ने भारत के लोगों को पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को सम्मान करने का निर्णय लिया। ठीक है, आपको पता है 1857 के विद्रोह का मेन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। तो इसके बाद से यह निर्णय लिया गया कि भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान किया जाए, सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप कम करने का निर्णय लिया गया। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बोथ 1 और 2 दोनों। याद रखिएगा 1858 के एक्ट के बाद से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण सीधा स्थापित हुआ। ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया। तो सी इसका राइट आंसर है। विच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज वेयर एबोलिश्ड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के भारत शासन अधिनियम के लागू होने के बाद कौन से प्रशासनिक निकाय समाप्त कर दिए गए? ऑप्शन है गृह विभाग और सैन्य बोर्ड, संसद और क्राउन की परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सी 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स इन दोनों को हटा दिया गया। भारत सचिव नामक एक पद का सृजन किया गया। भारत सचिव जो कि 15 सदस्यीय 15 मेंबर काउंसिल के साथ काम करता था। काउंसिल के साथ काम करता था। आपको याद होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1784 एक्ट में यह स्थापित हुए थे, तो अब इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी ऑफ 1883 वाज रिलेटेड टू विच इशू। 1883 का इल्बर्ट विल विवाद किस मुद्दे से संबंधित था?
काफ़ी महत्वपूर्ण है इल्बर्ट विल विवाद, जिसके अंतर्गत जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने अपने कानून के जो सदस्य थे इल्बर्ट, इनके द्वारा मिलकर एक बिल लाया था जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को जो यूरोपीय अपराधी थे, ब्रिटिश अपराधी थे, उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ए, राइट ऑफ इंडियन जजेज। भारतीय न्यायाधीश जो थे अब यूरोपीय अपराधियों का भी फैसला सुना सकते थे, तो ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही इल्बर्ट विल विवाद से है। 1883-84 में इल्बर्ट विल विवाद संबंधित है। पहला है कृषि उत्पादों पर नए कर, भारतीय न्यायाधीशों पर द्वारा यूरोपीय अपराधियों का परीक्षण, तो बी इसका राइट आंसर है। सेम है कि इसमें क्या हुआ कि भारतीय न्यायाधीश जो थे, जो यूरोप के अपराधी थे, ब्रिटिश अपराधी थे, उस पर मतलब उसके अपराधों का मुकदमा चलाने का उन पर हक दिया गया। वो फैसला सुनाए, भारतीय न्यायाधीश जो थे अब यूरोपीय अपराधियों का फैसला सुना सकते थे, तो बी इसका राइट आंसर है। विच विल एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल फॉर ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस एंड साउट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेज। किस बिल अधिनियम के द्वारा भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति के परीक्षण का प्रावधान किया, ब्रिटिश व भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो यह इल्बर्ट बिल के द्वारा हुआ था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन वाज प्राइमरली इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीति मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन और रणनीतिक हितों को मजबूत करने के लिए थी। ऑप्शन है इंपीरियल कृषि विभाग, सीआईडी की स्थापना, पुलिस पुनर्गठन, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, शिक्षा में सुधार, या स्मारकों का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट। तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन जो कि अपने सुधारों के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने सीआईडी की स्थापना की थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी की स्थापना की, पुलिसों का आधुनिकीकरण किया, उसका पुनर्गठन किया, बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, याद है आपको, कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था, यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, 1904 में। और स्मारकों के संरक्षण के लिए मॉन्यूमेंट एक्ट भी लाया था, मॉन्यूमेंट एक्ट आया था 1904 में। तो राइट आंसर होगा बी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीआईडी पुलिस रीऑर्गेनाइजेशन, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो संघीय न्यायालय, जिसे फेडरल कोर्ट कहा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। फेडरल कोर्ट यह 1937 में स्थापित हुआ। इसे ही भारत के सुप्रीम कोर्ट का पूर्वज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह पूर्वज है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में, जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1950 में, तो इसकी अवधारणा जो है वह फेडरल कोर्ट से ही ली गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1937 यानी बी। अगला सवाल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्राइमरली एम्ड टू। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, डोमिनियन स्टेटस स्थापित करना, संघीय ढांचा या प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका उद्देश्य था ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना
अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना करना। तो सी इसका राइट आंसर है। जो हमारा संविधान है उसका स्रोत 1935 का अधिनियम ही है, जो प्रमुख स्रोत में से है। ऐसा कहा जाता है इसके 2/3 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से अपने संविधान में मिला है, मतलब रखे गए हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का। आज ये पहला वीडियो है, आगे भी और वीडियो आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।